आज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग गाउसियन जो लॉ है गाउस लॉ उसी की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो हम ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर शेप्स या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी विल गो फॉर दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। व्हाट इज शेल? इसको हिंदी में बोलते हैं कोश, गोलीय कोश, गोलीय कोश। कोश मतलब या शेल मतलब देखिए स्फेरिकल शेल का मतलब होता है जैसे लाइक फुटबॉल। फुटबॉल के मतलब ऊपर एक सरफेस होती है, अंदर से वो क्या होता है खोखला, बेसिकली खोखला होता है। खोखला को ही हम क्या कहते हैं? कोश। तो इट इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। उसकी वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या मतलब चालक और चालक का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर है ही क्या सरफेस, अंदर तो मटेरियल ही नहीं है। और चार्ज को क्या चाहिए होता है? मास चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है जाने के लिए, तो अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं। ये सिंपल सी बात है। तो शेल पर हमेशा चार्ज किधर रहेगा? सरफेस पर। यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक जैसा एक समान रूप से आवेशित है। सपोज इसको हमने ऐसा चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज जो है इस पर वो क्यू चार्ज है। सपोज हमने मान लिया क्यू चार्ज को दिया और इस शेल या गोले पर गोला नहीं बोलूँगा कोश, गोले कोश पर चार्ज इसके ऊपर पर सतह पर। ये ऐसा गोल ये नहीं है एग्जैक्टली ऐसा। फुटबॉल को इमेजिन करो, ये फुटबॉल है, उसके चारों ओर ऐसा ऐसा उस पर चार्ज फैला हुआ है, राइट। उसके सेंटर पे से सपोज आर डिस्टेंस पर मुझे यहाँ पर एक बाहर इसके ये पहला केस माना, ये वो सेंटर है, दिस इज आर डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन, केस फर्स्ट, जब आर जो है वो ग्रेटर देन आर हो, मतलब जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वो इस शेल के बाहर, ठीक है, ये बाहर है बिकॉज कैपिटल आर क्या है? इसकी रेडियस, तो अपन कहीं भी बना के बता सकते हैं दिस इज आर, ये इस शेल की रेडियस है। तो स्मॉल आर जो है वो सबको दिख रहा है कि ये इससे बड़ा है, तो ये फर्स्ट केस हो गया कि ये बाहर होगा तब। ओके, दिस इज फर्स्ट केस। तो अब हम लोग एक चीज ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो गाउस लॉ के मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फुटबॉल के ऊपर हम एक दूसरी बड़ी फुटबॉल सोचते हैं, ये इसके बड़ी फुटबॉल के अंदर है। ये हम एक मतलब चारों ओर एक इमेजिनरी काल्पनिक गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे क्योंकि गाउस को अप्लाई करना है। तो इसके एग्जैक्टली चारों ओर ऐसे आगे पीछे गोल पूरा का पूरा ये ऐसे मैं एक गाउसियन सरफेस बना देता हूँ जिसकी रेडियस क्या होगी? वो होगी स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस का एक गाउसियन सरफेस हमने बना दिया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट पी है ये कहाँ आया? इस आउटर शेल के गाउसियन सरफेस के सरफेस पे आया, ठीक है। इस प्रकार से बनाया कि ये इसके सरफेस पे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ, पूरा का पूरा शेल जो है बाहर गाउसियन सरफेस इसका इतना बड़ा चारों ओर एरिया होगा, उसमें से एक छोटा सा एरिया जहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी पहले तो एरिया की डायरेक्शन बताओ, एरिया वेक्टर। आंसर है डेल्टा एस, इधर होगा क्योंकि ये ऐसे है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ एक छोटा सा एरिया है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डेल्टा एस इस तरफ होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ से, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आंसर है यहाँ बाहर की ओर होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये चार्ज होगा, इसकी वजह से अंदर जो भी चार्ज है इसकी वजह से इस तरफ आएगा बाहर की ओर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि गाउसियन सरफेस से रिलेटेड या गाउसियन लॉ अगर लगाते हैं उससे रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? तो आंसर है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्रॉस सरफेस से क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें इस छोटे से एरिया से, तो देखो ये छोटा सा जो एरिया है इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स इस छोटे से डेल्टा एस एरिया से छोटा सा फ्लक्स होगा, दैट विल बी E डॉट डेल्टा एस, या फिर इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डेल्टा एस कोस थीटा। थीटा कितना है? तो देखो डेल्टा एस और E इधर है तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? E डॉट डेल्टा एस, E डेल्टा एस आ गया, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर इतना सा छोटे से की वजह से है, टोटल कंप्लीट की वजह से कितना होगा? तो आंसर है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फाई क्या आएगा?
आंसर इंटीग्रेशन ऑफ ई डेल्टा एस और किसके रिस्पेक्ट में, क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में। क्लोज सरफेस ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एक छोटा टुकड़ा लिया था, उसका फ्लक्स इतना, तो टोटल गॉसियन फ्लक्स का सरफेस जो है पूरा ऐसे चारों ओर है ये, उसके रिलेटेड कितना, तो एक इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में। और हम एक चीज जानते हैं कि जो इसका गॉसियन सरफेस है वो एग्जैक्टली सेंटर से स्मॉल r दूरी पर ही है चारों, तो सेम होगा, उसका e का वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं, e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा s। तो बताइए फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, e। अब ये बताओ इंटीग्रेशन डेल्टा s छोटा सा एरिया, पूरा सरफेस इसका पूरा कंप्लीट एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया बताओ। हम जानते हैं किसी भी स्फीयर या उसका शेल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आंसर है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई, हम स्मॉल r या कैपिटल R, तो आंसर है कि हमने गॉसियन सरफेस ले रखी है उसकी बात कर रहे हैं, तो स्मॉल r लेंगे क्योंकि उसकी रेडियस बड़ी स्मॉल r है, तो ये आ गया फाई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि e into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ से, ये हमने अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, गाउस का लॉ कहता है कितना होगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, तो टोटल गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, इतना होगा, और यहीं पर मुझे इस पॉइंट पर ही चाहिए क्योंकि इस पॉइंट, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर मुझे फ्लक्स मिलेगा वो r डिस्टेंस पर ही मिलेगा, तो वही p पर होगा। ओके, फिर से देखिए, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं इसको, फिर से कैलकुलेट करेंगे आगे, e इक्वल्स टू इसका डिवाइड कर दो q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर इसको रीअरेंज कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, और वी नो दैट फॉर्मूला फॉर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k, यस, kq अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बी e। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास, तो e इक्वल्स टू क्या हो गया, kq अपॉन r स्क्वायर, मतलब ये एक शेल था, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, वो r डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, ये r डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, मतलब r डिस्टेंस पे चारों ओर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, kq अपॉन r स्क्वायर। ये क्या, ये रिजल्ट तो ऐसा आया जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा होता है, मैंने बोला कि पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ कोई भी डायरेक्शन में कहीं पर भी r डिस्टेंस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या आता है, kq अपॉन r स्क्वायर। ये तो वैसा ही रिजल्ट आया, तो आंसर यस, ये ऐसा ही रिजल्ट आया। एक शेल या गोले कोश जो होता है उस पर चार्ज जो होगा, उस पर आवेश जो होगा वो कैसा व्यवहार करेगा कि वो एक पॉइंट चार्ज जैसा, मतलब सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा है, उससे r डिस्टेंस पर आप किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन किधर होगी, आंसर r कैप, बाहर की ओर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, इधर, चारों ओर, आगे पीछे, सब बाहर की तरफ। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई, किसकी वजह से, चार्ज शेल की वजह से। आप लोग इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये देखिए E प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन r स्क्वायर। ये पहला केस है जब पॉइंट P कहाँ है, बाहर है, तो मतलब दूरी r बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यस, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये इसका फर्स्ट केस हमने पढ़ा। दूसरा केस अगर मैं बात करता हूँ कि दूसरा केस इस तरह से है कि अगर ये हमारा फॉर्मूला है, अगर शेल जो है हमारा उसके ऊपर ही पॉइंट हो, यहाँ पर ये सेंटर है, ये पी पॉइंट हम यहाँ ले आया है, तो एक चीज देख पा रहे हो आप कि जो स्मॉल r माना था पहले यहाँ तक था, अब स्मॉल r यहाँ, तो सेकंड केस जो हो गया वो क्या आ गया, r इक्वल्स टू r, मतलब पॉइंट जो है वो रेडियस के बराबर ही कहीं पर इसके सरफेस पर है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था उसमें, हम देखो kq अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप, तो आप यहाँ हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, तो kq अपॉन r स्क्वायर r कैप, बस इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, बिकॉज स्मॉल r किसके इक्वल है, v, r के इक्वल है, r रखो कैपिटल R स्क्वायर रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। थर्ड केस, तीसरा केस जो होगा यहाँ पर देखिए, तीसरा केस होगा r लेस देन r, मतलब जो p पॉइंट होगा दिस इज r लेस देन r, मतलब स्मॉल r है रेडियस से छोटा, मतलब यहाँ कोई पॉइंट मान लिया अपन अंदर, इस शेल के अंदर, जो कि चार्ज कहाँ है, सब बाहर है,
तो एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं अंदर अगर चार्ज ही नहीं है, चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? तो आंसर है नहीं होगा। तो अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो आंसर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, बिकॉज Q इक्वल्स टू जीरो। अंदर चार्ज जो कितना है यहाँ पर, यहाँ चार्ज, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता भी हूँ, देखो P पॉइंट को लेकर एक गॉसियन सरफेस अंदर बनाई, उसके अंदर नेट चार्ज कितना है? तो आंसर नहीं है। तो हम गॉस के लॉ से जानते हैं कि अगर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी कितना होगा? जीरो होगा। तो फ्लक्स को अगर अपन जीरो रख देते हैं Q को, तो ये देखिए E की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो हमारे पास तीन केस हुए, तीनों को एक बार समराइज करते हैं, एक साथ उनकी स्टडी करते हैं। ग्राफ बनाता हूं मैं छोटा सा, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में, मतलब पॉइंट की पोजीशन R, स्मॉल r, दैट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इसका सेंटर हो गया, क्योंकि स्मॉल r बराबर जीरो। सपोज यहाँ पर इसकी रेडियस r आ गई, यहाँ ये वाली पोजीशन r ग्रेटर देन r है, रेडियस के अंदर क्या होता है? r लेस देन r। ठीक है, हम लोग एक चीज जानते हैं, जब r स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, मतलब शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसकी कोई ग्राफ नहीं बनेगा, जीरो 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 यहाँ तक जीरो। लेकिन r बराबर r तक पे क्या हो जाएगा? r बराबर r पे एक वैल्यू आती है, r बराबर r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? तो आंसर है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इतना आया था। अब उसके आगे क्या होता है? r ग्रेटर देन r, बाहर जाते हैं, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, सपोज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की हाइट इतनी है r इक्वल्स टू r पर, तो आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है कि घटता है? वी नो दैट कि बाहर जब जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, मतलब दूर जाते जाएंगे तो घटता जाएगा इस प्रकार से। और किस प्रकार से उसका ग्राफ बनेगा? आंसर है इस प्रकार से, ये ऐसे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर यहाँ जीरो होगा। तो ये इसकी एक ग्राफिकल स्टडी है कि इसके अंदर से उसकी सरफेस तक आते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद आगे जाएंगे तो दूर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो दूसरी चीज आती है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब की बार मैं स्फीयर वर्ड यूज कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ठोस गोला जो होता है, और कंडक्टिंग मतलब चालक। तो चालक गोला जो होगा, गोला और शेल, खोखला गोला, दोनों में फर्क था। गोला या स्फीयर का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा अंदर मटेरियल भरा हुआ। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कोई लोहे की कोई गोला ले ले, गेंद ले ले, जो अंदर से फुल भरी हुई है। क्रिकेट की जो बॉल आती है वो पूरी तरह फिल्ड अप होती है अंदर तक, और जो टेनिस बॉल आती है वो खोखली होती है। तो ये ठोस है, मतलब पूरा भरा हुआ है, वो स्फीयर कहलाता है। अब कंडक्टिंग मतलब हम एक चीज जानते हैं, ये चालक है, ये अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो एक बात सोचिए, कंडक्टिंग जो स्फीयर होगा, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, चालकों में क्या होता है, जब भी हम उसको चार्ज देते हैं कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? तो आंसर उसकी सरफेस पर, उसके अंदर नहीं जाता है। हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि सेम चार्ज अंदर से रिपेल करता है उसको, तो चार्ज सारा बाहर ही रहता है। तो बाहर जो जितना भी चार्ज रहेगा उसके चारों ओर ऐसे, वो ऊपर ऊपर रहेगा। इट मींस अगर मैं इसको चार्ज देता हूँ, इस गोले को, स्फीयर को, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो आंसर इसकी सरफेस पर। अंदर चार्ज नहीं होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा। तो एक बात देखो, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन ये व्यवहार किसके जैसा कर रहा है? किसके जैसा रिजेंबल हो रहा है? जस्ट इससे पहले अभी हमने जो पढ़ा, यस, ये शेल जैसा लग रहा है। क्योंकि देखो शेल पर भी क्या होता है, बाहर एक आवेश या चार्ज की सरफेस बन जाती है, अंदर नहीं होता। यहाँ भी यही हो रहा है। तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर, इसका सेम डेरिवेशन, तीनों भाग एग्जैक्टली सेम वही होंगे। पहला केस बाहर सेम फॉर्मूला आएगा, सरफेस पे सेम, अंदर भी सेम। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर और शेल दोनों क्या होते हैं? एक जैसी चीज होती है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो चार्ज की वजह से ही होती है। तो ये दोनों के दोनों डेरिवेशन सेम होंगे, इसलिए वी विल नॉट अगेन डिस्कस दैट, अभी आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इसको
नॉन कंडक्टिंग कर देता हूँ, यस, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुचालक। बस यहाँ मैंने अब क्या नॉन कंडक्टिंग ले लिया स्फीयर को, यहाँ नई चीज आ रही, नया चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज सपोज ये एक हमारा स्फीयर है, ओके, इसको चार्ज जैसे ही हमने दिया, सपोज मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज इसको जैसे ही दिया, इसके सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेगा, पूरे के पूरे एंटायर वॉल्यूम में, पूरे आयतन में, जितना भी पूरा स्फीयर है, ठोस गोला है, उसके अंदर बाहर सब जगह एक जैसा चार्ज फैल जाएगा। तो क्योंकि ये कुचालक है, देखो अंदर बाहर सब मिला के सरफेस ये ऐसे ऊपर भी रहेगा तो सरफेस पे रहेगा तो चार्ज अंदर भी रहेगा, ओके, यस। तो ये पूरा पूरा इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ये कुचालक के लिए होता है। अब इसके लिए तीनों केस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट केस जब r ग्रेटर देन r हो, जब कुचालक गोला है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई सपोज एक पॉइंट है, इसके सेंटर से गोला है, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ कोई p पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फर्स्ट केस, ओके। सेम तरीका यहाँ निकालने के लिए हम क्या करें, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, यस, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दी स्मॉल r रेडियस की, और ये ऐसे गाउसियन सरफेस बन गया, ठीक है। तो गाउसियन सरफेस के ऊपर सरफेस पे ये क्या आ गया, p पॉइंट आ गया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया डेल्टा s मानते हैं, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो बताइए यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो आंसर है छोटा सा फ्लक्स तो होगा E डेल्टा S cos 0 डिग्री, और ये वैल्यू आ जाएगी E डेल्टा S, और टोटल फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस से रिलेटेड, तो आंसर इंटीग्रेशन कर देंगे E डेल्टा S का क्लोज सरफेस के रेस्पेक्ट में, और E कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा S छोटे से एरिया का और टोटल जो पूरा का पूरा इसका सरफेस एरिया है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, पूरा एरिया कितना है उसको जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, जोड़ना, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, गाउसियन सरफेस की ये रेडियस है स्मॉल r, इसके अंदर वाले की रेडियस कैपिटल r है, ठीक है, गोले की। सिमिलरली अब हम एक चीज जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरी चीज क्या कहता है, गाउस लॉ, या पहले गाउस लॉ लिख लेंगे, अब बाद में लिख लेंगे, एक ही बात है। गाउस लॉ कहता है किसी भी गाउसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर है इस टोटल गाउसियन सरफेस के अंदर आने वाला नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी गाउसियन सरफेस के लिए, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे दोनों इक्वेशन से, ये दोनों वैल्यू बराबर है, E into 4 पाई स्क्वायर सेम डेरिवेशन है, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू K Q अपॉन r स्क्वायर r कैप, कैप तो हम लगाते हैं डायरेक्शन के लिए, ये आउटसाइड यहाँ 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 सब तक बाहर की ओर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई सेम उसी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर भी चार्ज सारा का सारा क्या शो कर रहा है कि सारा का सारा चार्ज एक जगह पॉइंटेड है, एक जगह इकट्ठा है, यही शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी एक चीज समझ में आ रही है, E पे प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के साथ ये घटेगा, ओके। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करना चाहूँ, बिकॉज ये हमारे काम आएगा आगे, कि इफ हमें ये चार्ज क्यों ना दिया हो और हमें ये गिवन हो कि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आयतन आवेश घनत्व है, वो है रो, ठीक है, इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो है। तो मैं इस q की वैल्यू क्या लिखूंगा, तो q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, किसमें, स्फीयर में, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, तो रो इनटू स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 1/4 पाई r क्यूब, आ रही बात समझ में, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम किसका हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया स्फीयर का इनटू रो, इतना चार्ज होगा, ये चार्ज की वैल्यू पुट कर दे, ये चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो कैंसिल आउट होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चार्ज अगर चाहे तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका फर्स्ट केस ठीक है। दूसरा केस अगर बात करें, सेकंड केस मतलब जब हम पॉइंट P को जहां पर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इसके सरफेस पे हो। अब की बार हमने क्या मान लिया सेकंड केस में, जब जस्ट अ मिनट
दूसरा केस मतलब कि R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब सरफेस पर P पॉइंट हो, तो उसी फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख देंगे Q अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ तक भी सेम है, ठीक है। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस इसको थोड़ा ठीक से समझे आप। जब व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब जो ये हमने स्फीयर लिया हुआ है उसके, सपोज ये इसका सेंटर है, ये कैपिटल R इसकी रेडियस है, ये हो। अब जो पॉइंट है बाहर पढ़ लिया, सरफेस पे पढ़ लिया, सपोज ये अंदर है, ये स्मॉल r डिस्टेंस ये रही और P पॉइंट यहाँ है। अब क्या करें, तो देखिए ये हम जानते हैं इसमें पूरे में ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब P पॉइंट यहाँ अंदर है, तो गाउसियन हम लोग जानते हैं, जब गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं उसकी सरफेस पर P पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दी स्मॉल r रेडियस की, और ये अंदर अंदर, ठीक है। ये अंदर दिख रही होगी आपको, P पॉइंट है उसकी सरफेस पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो हम जानते हैं फ्लक्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन लगाएंगे। देखिए यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लिया, वही डेल्टा S, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, E की डायरेक्शन जो अंदर चार्ज है उसकी वजह से इस सरफेस पे, गाउसियन सरफेस पे इस तरफ होगी। तो गाउसियन सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E डेल्टा S, हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल्स टू E डेल्टा S cos 0 हो जाएगा, और टोटल फाई क्या आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ S डेल्टा S। इतना काम हम जानते हैं, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। देखो ये स्मॉल r रेडियस, इसके अंदर हमने एक स्फीयर को मान लिया जो कि गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, ये एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट करके छोटे से इतना था, तो टोटल सरफेस से 4 पाई r स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया अंदर अंदर का। यस, ओके। अब आती है बात सेकंड पोर्शन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पोर्शन क्या कहता है हमें, गाउस लॉ, कि गाउसियन सरफेस जो है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, जो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर है इससे रिलेटेड जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अब ध्यान दीजिए, हमने पहले शुरू में ये माना था कि Q है वो इस पूरे स्फीयर को गिवन था, ये ऐसे अंदर बाहर टोटल। तो अब की बार जो हम चार्ज को फोकस करते हैं, कौन से आवेश को या चार्ज को फोकस करेंगे, तो आंसर है वो फोकस करेंगे जो हमारा गाउस लॉ क्या कहता है, हमारे लिए कौन सा चार्ज महत्व रखता है, जो गाउसियन सरफेस के अंदर है। अब की बार गाउसियन सरफेस ये अंदर है, छोटी वाली है, ऐसे छोटा गोला, छोटे गोले में कितना चार्ज आएगा, तो सपोज उसका नाम दे दिया Q डैश, ठीक है। व्हाट इज Q डैश, चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस, यस, चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस, ये इतना चार्ज आएगा Q डैश, इसकी वैल्यू मान ली। वी कैन कैलकुलेट दिस, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो Q डैश हमें ये चीज दी गई है, रो क्या है इसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इसके अंदर मैं निकाल सकता हूं। देखिए रो चार्ज यूनिट वॉल्यूम में है, तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो रो इनटू गाउसियन सरफेस का वॉल्यूम, तो रो इनटू गाउसियन सरफेस जो अंदर अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आंसर है ये भी छोटा गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। फिर से यूनिट वॉल्यूम में रो है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो है, तो पूरे वॉल्यूम का क्या होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, इस तरह से हमने ये कर दिया। अब आती है बात, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हम लोग देखो, अगर हमें सपोज रो भी नहीं दिया गया हो, ठीक है, मैंने रो अभी यहाँ मान लिया, बट हमें एग्जैक्टली शुरू में Q दिया था, अगर रो नहीं दिया होता, तो दोनों केस पढ़ रहे हैं हम, रो दिया होता तो क्या करते, तो ये करते, रो नहीं दिया, Q दिया है तो रो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ रो इज नॉट गिवन, अगर रो नहीं दिया तो हम देखो रो को कैसे कैलकुलेट करें, सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो Q चार्ज है
कितने वॉल्यूम में है, तो आंसर है पूरा वॉल्यूम इसका स्फीयर का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हो गया, यही रो होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए q डैश इक्वल्स टू रो की वैल्यू पुट करो q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, q डैश आ गया q r क्यूब अपॉन r क्यूब। यस, ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे कहाँ काम आ जाएगी, यहाँ काम आ जाएगी। सो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इनटू आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दो क्योंकि हमें ई निकालना है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा q इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी कैन राइट इट k q r अपॉन r क्यूब। यस, दिस इज फार्मूला और डायरेक्शन इसकी आउटसाइड होगी। ये वाला फार्मूला है k q स्मॉल r अपॉन r क्यूब। ये किसके लिए फार्मूला हो, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कि ये अंदर होगा जब p पॉइंट। हमने तीनों सिचुएशन इसकी देख ली है। ठीक है, तो इसका अगर एक बार हम समराइज करें, ग्राफिकल स्टडी करें तीनों केसेस के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। देखिए अगर मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये स्मॉल r हो गया, ये e हो गया, e और स्मॉल r के बीच फिर से ये सेंटर हो गया, ये मान लीजिए स्मॉल r और कैपिटल R, मतलब ये सरफेस होगी, यहाँ ग्रेटर देन r, यहाँ लेस देन r हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ अंदर क्या होता है। देखिए अंदर ये वाला फॉर्मूला है e इनसाइड, e इनसाइड जो है किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल, बाकी देखो कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q चार्ज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो e किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r के प्रोपोर्शनल। मतलब और यहाँ से r बराबर r था, ये मान लीजिए ये वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या आती है हमें पता है कि q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ और यहाँ सिचुएशन, पहले वाली सिचुएशन क्या है, प्रोपोर्शनल r, मतलब सेंटर पे स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी। देखो स्मॉल r की वैल्यू सेंटर पे 0 तो e 0, लेकिन स्मॉल r धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं किधर, सेंटर की तरफ, तो अंदर सेंटर से सरफेस की तरफ, सॉरी सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो e की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब ध्यान से देखिए, जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, स्फीयर के अंदर सेंटर से आप बाहर की ओर चलोगे तो उसकी ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप जैसे जैसे बाहर जाओगे तो अंदर स्फीयर का चार्ज आपके लिए रिकॉर्डेबल, मतलब काम आने लग जाता है, क्योंकि गाउसियन सरफेस बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम गाउसियन सरफेस बड़ी करने से कहाँ तक फायदा है, सरफेस तक। सरफेस से बड़ी करेंगे फिर तो चार्ज नहीं बढ़ेगा, फिर तो दूरी बढ़ती जाएगी बस। तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, मतलब e प्रोपोर्शनल r, ये इसके लिए बीच में वैल्यू ये थी सरफेस के लिए। अब सरफेस, ये सरफेस तक आ गए, सरफेस से बाहर जाएंगे तो अब यहाँ हम जानते हैं कि 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूर जाते जाएंगे तो e की वैल्यू घटती जाएगी, तो यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा ऐसे, दूर जाएंगे तो घटती जाएगी। दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने ये पढ़ा है कि हम लोग ये देख चुके हैं कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या फर्क है। देखो शेल और कंडक्टिंग स्फीयर एक जैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग के ये 3 केस थे, ये तीनों हम लोगों को एक बार थोड़े अच्छे से देख लेने हैं। इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस फर्दर, और आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।